हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, जैसा कि अभी हाल ही में ग्राम सचिव की परीक्षा हुई है, HCS की होने वाली है, महिला सुपरवाइजर की, लैब अटेंडेंट की, स्टाफ नर्स की इत्यादि परीक्षाएँ होने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? यमुना एवं गंगा, यमुना एवं सरस्वती, सरस्वती एवं दृषदती, दृषदती एवं पुरुषणी। तो सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ये सरस्वती एवं दृषदती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? कुरुक्षेत्र, ढिल्लिक, श्रीकंठ या सीसवाल। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? ये ढिल्लिक में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद या फरीदाबाद। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये फतेहाबाद में है। ये बनावली जो है फतेहाबाद में, पहले ये हिसार जिले में हुआ करता था, लेकिन अब फतेहाबाद अलग जिला बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर व कुम्मा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, दृषदती, सरस्वती या पुरुषणी। राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर व कुम्मा किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई? असंध, करनाल, कुणाल, हिसार, यमुनानगर। किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? ये असंध को, ये करनाल में है असंध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या सिरसा। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा हमारा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के किन दो जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? सोनीपत नल्लड़, सोनीपत कुरुक्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़, सिरसा मेवात। राज्य के किन दो जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है? ये सोनीपत और नल्लड़ में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या सिरसा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर में स्थित है? ये हिसार में है। ठीक है, हिसार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। ठीक है, पशु फार्म देखिए बेफेलो। ठीक है, दूसरा है घोड़ा फार्म भी है हिसार में। ये और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है शहर ये हिसार और फतेहाबाद। हिसार में ही लाट की मस्जिद है, गोजरी महल है, ये याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। ये अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी ग्राम सचिव की, उसमें पूछा गया था कि पंडित जसराज संगीत शास्त्र थे जो, वो किस शहर से या इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हिसार जिले से बिलोंग करते थे पंडित जसराज जी। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विकलांग विद्यालय है? 5, 6, 10 या 12। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विकलांग विद्यालय है? देखिए 2 है, नहीं देखिए 6 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की
अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? पानीपत, सोनीपत या हिसार या करनाल? देखिए पानीपत में की गई थी ये 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन किया गया था यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा या भिवानी? 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? ये रेवाड़ी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित? मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? ये कोरवी बोली का माना जाता है। और देखिए ग्राम सचिव परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि हमारी हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? ये भारूपीय परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पूछा गया था, ये भारूपीय परिवार की भाषा है हमारी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली, अपभ्रंश बोली, अवधि या इनमें से कोई नहीं? कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली का, जो कोरवी भाषा है ये खड़ी बोली का मुख्य प्रारूप मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? 3, 5, 2 या 4? हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? देखिए 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद या यशवी? हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? देखिए ये सभी थे। देखिए गरीबदास, जयतराम और नित्यानंद तीनों के ही थे, हरियाणवी भाषा का प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल? नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से थी नवाब पटौदी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। और हाल ही की ग्राम सचिव परीक्षा जो है उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कि सन 1983 में किस खिलाड़ी ने कप्तान रहते हुए भारत को वर्ल्ड कप दिलवाया था? देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ये कपिल देव थे, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, हेमू या हुमायूं? दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? देखिए हेमू था, ये हेमचंद्र, जिनका जन्म गोहाना में और ये रेवाड़ी के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, फ्रांस को, इटली को या ये सभी? भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? ये देखिए अरब देशों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का या स्टील के फर्नीचर का? करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? देखिए लिबर्टी जूतों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद उपमंडल में, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में या भिवानी उपमंडल में? जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये टोहाना उपमंडल में है। ये ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? पानीपत, गुड़गांव, कैथल या करनाल? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? ये पानीपत में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। देखिए हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा जिले में है? ये पानीपत में है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी?
वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 1948 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? वर्ष 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? लक्का उल्ला खां, नेकीराम शर्मा, खेर मोहम्मद या सूफी इकबाल। पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? ये लक्का उल्ला खां ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है रोहतक स्थित स्थलबोर के मठ का निर्माण किसने कराया था? संत चुरंगीनाथ ने, साधु गोरखनाथ ने, संत भैरवनाथ ने या बाबा हरदयाल ने। रोहतक स्थित स्थलबोर के मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये संत चौरंगीनाथ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से, कौरवों से, श्री कृष्ण से या सिख गुरुओं से। पिंजौर का संबंध माना जाता है किनसे? ये पांडवों से माना जाता है पिंजौर का संबंध। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपार्जन योजना कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2005, 2 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2002, 15 सितंबर 2007। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपार्जन योजना कब शुरू की गई है? 15 सितंबर 2007 को शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल नृत्य, रसिया, लूट या रास। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? देखिए धमाल यंत्र में। और ये धमाल नृत्य जो है कभी बार पूछा जाता है कि महाभारत से काल से चला आ रहा कौन सा नृत्य है? ये धमाल नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव या करनाल। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है? पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन, कालका माता की पूजा, सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है कि पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन होता है ये दमीर नामक स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। भिवानी के नवाराजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? हटकेश्वर का मेला, बिठड़ी का मेला, नागा बाबा का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। भिवानी के नवाराजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? ये नागा बाबा का मेला आयोजन किया जाता है। ये नवाराजगढ़ है भिवानी में। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। हरियाणा में काऊ CAW प्रकार के जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 65 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 87 किलोमीटर या 105 किलोमीटर। हरियाणा में CAW की प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? ये 72 किलोमीटर की, 72 किलोमीटर के पाई जाती है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी या मारकंडा नदी। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए वैसे तो चारों ही नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यमुना नदी जो है पहले नंबर पे आती है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी से ही एक पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या मारकंडा। टांगरी नदी है जो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है टांगरी नदी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? साहिब नदी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है ये, नाहन के पास है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर।
निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? एक साहिबी नदी जो है बहरोड पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? बहादुर सिंह, सुमित खंगेर, नितिन गुलिया या खुशीराम? बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ये खुशीराम को। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अखिल कुमार, सुनील कुमार, विकास कृष्ण यादव, जितेंद्र कुमार? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? विकास कृष्ण यादव ने प्राप्त किया है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? राव सुल्तान सिंह, संध्या, निर्मल गुलिया, गीता दुत्सी? निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंध नहीं है? गीता दुत्सी जो है ये दौड़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और राव सुल्तान सिंह, संध्या, निर्मल गुलिया तीनों ही जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती? हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? उत्तर पूर्वी मध्यवर्ती भागों में होती है, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है, यमुना नदी जो बहती है, ठीक है। फिर मारकंडा होगी, साहिबी नदी, ऐसी कई नदियाँ जो है उन्हीं की वजह से ये इधर पानी की बहुत ही अधिक मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पर चावल की खेती अधिक की जाती है। और वैसे पानीपत को चावल का कटोरा कहा जाता है। पानीपत, करनाल, इन जिलों में बहुत ही अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा, सोनीपत, पानीपत या कुरुक्षेत्र? राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? कि सिरसा जो है सबसे अधिक आगे है कपास उत्पादन में। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है? फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला या भिवानी? राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है, कौन सा है? ये फरीदाबाद है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? गेहूं, चावल, मक्का या गन्ना? राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? ये गन्ना की है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? ये गन्ना की होता है सर्वाधिक। लेकिन देखिए हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा को निम्न में से किस नाम से दर्जा दिया जाता है। देखिए इसमें फूलों की टोकरी थी, गेहूं की टोकरी, ठीक है, इस प्रकार प्रश्न था, तो इसमें गेहूं की टोकरी का ऑप्शन दिया गया था। अभी जो हाल ही की परीक्षा हुई ग्राम सचिव उसमें। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? जींद, पलवल, पंचकुला, यमुनानगर? गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ये यमुनानगर है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, लकड़ी या मिट्टी का बना परात के बरात का आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? झील, ताशा, डोरू या खंजरी? लकड़ी या मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ये एक तरफ इसके खाल मंडी होती है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये ताशा है, ठीक है, जो धमाल नृत्य में बजाता है। ताशा काफी बड़ा में होता है। देखिए डेरू है, ठीक है, ये झील छोटी होती है, खंजरी ये होती है, जिन्हें ये दोनों हाथों से बजाती है, बजा बजा कर, ठीक है। ये हमारी एक वीडियो है ये वाद्य यंत्र की, हरियाणा के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं उनमें आप देखिएगा उसे, उनको सभी प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्र है ना, इस प्रकार के सभी वाद्य यंत्रों की आपको मिल जाएगी वीडियो प्ले लिस्ट में। डमरू का एक बड़ा रूप है? डोरू, झिल, गड़ा या खंजरी? ठीक है, डमरू बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन इस डमरू का बड़ा ये रूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे डोरू कहते हैं, ठीक है, डेरू। ठीक है, डोरू क्या है, लेकिन डेरू होता है, ठीक है। जो भादवे के महीने में गाने बजाने वाले जो या गुग्गा, देखिए गुग्गा के जो भजन करते हैं उन्हें बजाते हैं, ये रात जगाते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं डेरू का।
चलिए अगला प्रश्न नंबर है, इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। डैरू, बीन, शहनाई या बांसुरी। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। देखो डैरू है, या हाथ में लेकर और एक पतली सी छड़ी से बजाया जाता है इसको, डंडी से। ठीक है, देखिए शहनाई फूंक मार के बजाई जाती है, बारात में देखेंगे अपने शहनाई। फिर बीन है, सपेरे रखते हैं। बांसुरी जो है देखिए, बांसुरी पतली सी होती है और होठों के लगाकर इसे बजाया जाता है। ये सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर, डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, विद्युत वाद्य यंत्र या धन वाद्य यंत्र। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। देखिए विद्युत वाद्य यंत्र है ये, डफली और ताशा हाथ से बजाए जाते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, धन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं झांझ, मंजीरा, एकतारा, सारंगी, बांसुरी या शहनाई, ढोलक या मृदंग। धन वाद्य यंत्र के, धन वाद्य जो है के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए झांझ और मंजीरा दोनों ही आते हैं ऊपर वाले। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कब शुरू किया गया, जिसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, मध्याह्न दोपहर का भोजन दिया जाता है, मध्याह्न हो गया या दोपहर का भोजन या मिड डे मील। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1 अप्रैल 2006, 15 अगस्त 2004, 2 अक्टूबर 2007 या 1 अप्रैल 2005 को। हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कब शुरू किया गया था। ये 15 अगस्त 2004 को शुरू की गई थी ये मिड डे मील। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत कब की। 4 अगस्त 2004, 14, 4 जुलाई 2015, 4 अगस्त 2015, 3 अगस्त 2015। 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नए आए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।